आज की मेरी कहानी है लालची बेटी। शादी मेरी है तो सभी सामान मेरे पसंद का होना चाहिए और शादी लाइफ में एक ही बार होती है। क्या मैं अपनी शादी में अपने अरमान भी पूरे नहीं कर सकती हूँ जो आप इतनी कंजूसी दिखा रहे हो? थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च कर दोगे, आपका क्या बिगड़ जाएगा? वंशिका अपने पापा गगन जी से नाराज होते हुए बोली, लेकिन इससे पहले उसके पापा कुछ कहते उसकी मम्मी मानसी उसे डांटते हुए बोली, अपने पापा से कैसे बात कर रही हो तुम? सारी तमीज बेच खाई है क्या तुमने, या दिमाग सातवें आसमान पर हो गया है? मानसी कुछ आगे बोलने को हुई तो गगन जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इससे पहले गगन जी वंशिका से कुछ कहते या उसे समझाने की कोशिश करते, वंशिका ने कहा, हाँ सारी कमी मेरे लिए है। आपने दोनों बेटे पर खर्च करते हुए आप लोग जरा भी नहीं सोचते, पर मेरे लिए पता नहीं हमेशा आपके पास कमी ही पड़ जाती है। कहते हुए वंशिका पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। क्यों नाराज करती हो तुम उसे? अब कुछ दिन ही तो है, फिर तो शादी करके ससुराल चली जाएगी। गगन जी ने मानसी से कहा, माना कि जल्दी ही शादी कर वो ससुराल चली जाएगी, लेकिन कम से कम इसे अपने पापा की हैसियत और मजबूरी को तो समझना देखना चाहिए ना। और ऐसा कौन सा अनोखा खर्चा कर दिया हमने हमारे दोनों बेटे पर जो उसे ऐसा लगता है कि वो हमेशा कमियों में रहती है, जबकि सबसे ज़्यादा खर्चे वो ही करवाती है। अच्छा बाबा अच्छा, अब तुम मत शुरू हो जाओ, शांत रहो, देखती हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। कहकर गगन जी बिल्कुल चुप हो गए। यह देख करके मानसी जी को बड़ा दुख हुआ। आखिर कैसी बेटी है उनकी जिसे अपने ही माता पिता की परेशानियां नहीं दिखाई दे रही। शादी क्यों पक्की हुई है, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो घर का माहौल बिल्कुल सही था। गगन जी मानसी उनके दोनों जुड़वा बेटे अजय और विजय कमरे में बैठकर शादी के लेन देन पर डिस्कस कर रहे थे। तभी वंशिका अंदर कमरे में आई और आते ही बोली, अरे मेरे बगैर कैसे डिस्कस हो रहा है? मेरी शादी जो भी सामान आएगा वो मैं खुद जाकर सेलेक्ट करूंगी। आप लोग अपनी मर्जी से उठाकर कोई भी सामान मत दे देना। हाँ हाँ ठीक है बाबा, तुम्हारा सामान तुम खुद ही सेलेक्ट कर लेना, अजय और विजय ने हंसते हुए कहा। तभी वंशिका गगन जी से बोली, पापा मुझे कार कौन सी दे रहे हो? मैं कार भी अपनी मर्जी से ही लूंगी। इसकी बात सुन करके सब लोग हंस दिए। कौन सी कार भाई? कार वार तो हम नहीं दे रहे हैं। विजय ने कहा तो वंशिका बोली, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, पापा से बात कर रही हूँ। और कार क्यों नहीं दे रहे हो? मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ, मेरे बाद फिर किसे दहेज देना है तुम्हें? मुझे तो शादी में कार चाहिए ही। सब लोग फिर से हंसने लगे तो वंशिका तुनकते हुए बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सचमुच कार चाहिए। मेरे ससुराल वाले भी तो देखें कि मेरे मायके में कितना दम है, और वैसे भी दहेज लेकर जाऊंगी तो ही तो इज्जत होगी। देख ससुराल में इज्जत कमानी पड़ती है, इज्जत कोई दहेज से या सामान से खरीदी नहीं जाती। ने कहा, अपनी एडवाइस अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कार चाहिए बस, वो दे दो मुझे। उसकी बात सुन करके मानसी जी ने शंका जाहिर करते हुए कहा, क्यों सुमित के परिवार वालों ने कार मांगी है क्या तुमसे? या सुमित ने कुछ कहा है? नहीं, वो लोग तो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, पर मुझे तो
कार चाहिए, मेरा दहेज शानदार होना चाहिए। वंशिका ने कहा तो मानसी जी ने कहा, देख कोई कार वार नहीं मिलेगा तुझे, बेवजह का नया ट्यापा मत पाल। कार कोई 10-15 हजार रुपए की नहीं आती कि खरीद कर ले आऊं। मानसी जी ने समझाया तो वंशिका बिगड़ते हुए बोली, अच्छा बेटी की शादी में तो खूब दहेज इकट्ठा करोगी, तब तो इतना पैसा खर्चा करके उनको इंजीनियरिंग पढ़ाया है, मैं तो दूसरे घर चली जाऊंगी, इसलिए मेरे पास कौन सा खर्चा किया है। आपने जबान को लगाम दे, बहुत ज़्यादा बोल रही है। तेरी पढ़ाई में भी तो हम पूरे खर्चे कर रहे थे, लेकिन तुझे पढ़ने लिखने से ज़्यादा सजने संवरने घूमने फिरने का शौक था, इसलिए खुद ने पढ़ाई नहीं की और अब इल्ज़ाम हम पर लगा रही है। मानसी जी ने डांटा तो गगन जी बीच में ही वंशिका से बोले, देख बेटा, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, हमारी भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। भला शादी में कार देने की हमारी तो हैसियत नहीं है, गगन जी ने कहा। तब वंशिका नाराज हो गई और इतना कुछ सुन कर चली गई। आखिर घर का माहौल तो बिगाड़ ही गया था, तो सब लोग अपने आप काम पर लग गए। शाम को सब लोग खाना खाने बैठे तो वंशिका कमरे से बाहर ही नहीं आई। मानसी जी ने वंशिका को आवाज़ दी तो वो अंदर कमरे में से ही चिल्ला कर बोली, जब तक मेरी शादी के लिए कार नहीं खरीदोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुनकर मानसी जी ने को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था कि खींचकर एक चाटा वंशिका के गाल पर जड़ दे, पर गगन जी ने उन्हें रोक दिया और खुद कमरे में वंशिका को समझाने के लिए गए। वंशिका, इतना जिद्दी होना अच्छा बात नहीं है, कार कोई सस्ती थोड़ो ना आती है और तुम्हारी जिद पूरा कर दें। क्या पापा भैया को पढ़ाने के लिए भी तो आपने इतना खर्चा किया था, मैंने तो सिर्फ इतनी पढ़ाई नहीं की, तो आपका तो खर्चा तो बचा ही है ना। अब आप ये सोच लो कि आप मेरी पढ़ाई के खर्चे को मेरी शादी के दहेज में इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तो कार लेकर ही रहूँगी। वंशिका ने बड़े ही बेशर्मी से कहा, पर बेटा तू तो मेरी बेटी है, जरा सोच मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। गगन जी ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, पापा भैया को भी तो लोन लेकर पढ़ाया था, मुझे भी लोन लेकर कार दे दो। बराबरी का जमाना है तो मुझे भी तो कहीं भाइयों के बराबर रखो। वंशिका हर सवाल का जवाब ऐसे दे रही थी जैसे पहले से ही सब जवाब तैयार करके बैठी हो। गगन जी वंशिका की तरफ हैरानी से देख रहे थे, फिर पता नहीं कुछ सोच कर बोले, ठीक है मुझे मंजूर है, मैं कल ही लोन के लिए अप्लाई कर देता हूँ, अब तो खाना खा लो। उसकी बात सुनकर के वंशिका खुश हो गई और खुशी खुशी बाहर आकर खाना खाने बैठ गई। उसे वहाँ देख करके मानसी जी ने इशारे से गगन जी से पूछा, पर गगन जी ने उसे उस समय चुप रहने का इशारा किया, पर वहाँ वंशिका और गगन जी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। पर वंशिका की खुशी देखकर लग रहा था कि गगन जी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं, बस इसलिए मानसी जी की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। वंशिका खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। तब मानसी जी ने पूछा, सच सच बताइए आप तैयार तो नहीं हो गए कार देने के लिए? गगन जी ने मानसी जी की तरफ देखा और कहा, अब एक ही तो बेटी है, दे देते हैं कार। वो भी क्या याद रखेगी कि उसके पिता ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की थी। आप पागल तो नहीं हो गए हो? अपनी बेटी को समझाने के जगह
आप उनके उल जुलूल बातों को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे जिद्दी स्वभाव के साथ ये ससुराल में कहाँ रह पाएगी। मानसी जी बिगड़ते हुए बोले। तब गगन जी बोले, जब वो समझाना ही नहीं चाह रही है तो मैं क्या करूं? मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि मेरी बेटी मेरी मजबूरी तक नहीं समझ रही। पता नहीं कहाँ हमारी परवरिश में कमी रह गई। गगन जी ने कहा तो मानसी जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप दिल छोटा क्यों करते हो? माता पिता तो अपने बच्चे को बेहतर परवरिश ही देते हैं, पर कभी कभी कुछ बच्चे परवरिश से भटक जाते हैं, पर उन्हें रास्ते पर भी लाया जा सकता है। हाँ, यही सोचकर मैंने हाँ कर दी। गगन जी ने कहा तो मानसी जी ने उदास होते हुए कहा, पर कैसे क्या होगा? एजुकेशन लोन जा रहे हैं, घर के खर्चे, अभी बेटे को जॉब भी 4 महीने पहले ही लगी है, सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, शादी के लिए कर्जा ले रहे हैं हम, ऊपर से एक कार का खर्चा। और अरे तुम क्यों अपना बीपी हाई कर रही हो? मैंने कार दिलाने के लिए हाँ की है, दिलाया तो नहीं, पर तुम लोग मेरा साथ तो दो, खुद ही आगे होकर कार लेने से मना कर देगी। दूसरे दिन गगन जी सुबह नाश्ता वगैरह करके घर से रवाना हो गए। सुबह के गए हुए वो शाम को घर पहुँचे। घर पर आने के बाद चाय नाश्ता कर उन्होंने वंशिका को बुलाया। वंशिका बाहर आई तो गगन जी ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटा मैं लोन के बारे में पूछ कर आया हूँ, सारी डिटेल्स भी निकलवा कर आ गया हूँ, बैंक वाले भी लोन देने को तैयार हो गए। अब तेरे कार आने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी कार आजकल फाइनेंस हो जाती है। गगन जी की बात सुन करके जहाँ वंशिका बहुत खुश हो गई, वहीं मानसी जी का चेहरा उतर गया। अजय विजय अभी अब तक आ चुके थे, वो लोग भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब वंशिका खुश होते हुए बोली, अरे वाह पापा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हम कौन सी कार लेंगे? मैं ये नेट पर कर लेती हूँ, जो सबसे सुंदर और अच्छा मॉडल होगा हम वही लेंगे। तो फिर पापा कार बुक करने कब चलेंगे? उसकी बात सुनकर के गगन जी बोले, अरे बेटा रुको तो सही, फॉर्मेलिटीज भी तो होती हैं, तो कुछ पेपर भी चाहिए। अरे हाँ पापा, मैं तो खुशी के मारे यह भूल गई थी। वैसे कब तक हो पाएगा? वंशिका ने गगन जी से सवाल किया तो गगन जी बोले, बेटा जल्दी ही हो जाएगा, बाकी सारे पेपर तो ठीक हैं, पर सैलरी सबमिट के लिए पहले तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? भला क्यों? वंशिका एकदम हैरान होते हुए बोली, अरे वंशिका, कार भी तभी फाइनेंस होगी ना जब तू कुछ पे कर पाएगी। बेरोजगार को कार फाइनेंस नहीं होते हैं, कुछ तो गारंटी होनी चाहिए ना। गगन जी ने उसे समझाते हुए कहा, पर भला कार मेरे नाम से फाइनेंस क्यों होंगी? कार तो आप दे रहे हो ना पापा, यह तो मेरी शादी का गिफ्ट है। वंशिका हैरान परेशान होते हुए बोली। तब गगन जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा पहली बात तो ये कि गिफ्ट कभी भी जिद करके नहीं लिया जाता। हमारी तो यह गिफ्ट देने की हैसियत नहीं है, पर तुम कार जिद करके ले रही हो। और दूसरा सबसे ज़रूरी बात, कल तुमने ही मुझे एडवाइस दी थी
ना कि बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जितना खर्चा किया था उतना ही खर्चा आप मेरे दहेज में लगाओगे। तो बेटा मुझे बता दो कि इन दोनों की इंजीनियरिंग के लिए जो लोन लिया था उसकी किस्त तुम्हारे भैया अब अपनी सैलरी से चुका रहे हैं, तो उसी तरह तुम्हारे लिए कार के लिए जो लोन लेना पड़ेगा वो तो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा ना। आखिर बराबरी का जमाना है, हम तो बेटे बेटियों में फर्क नहीं करते। पर पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वंशिका नाराज होते हुए बोली, क्यों नहीं कर सकता बेटा, जब तुम ऐसा कर सकती हो तो हम भी ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है लोन चुकाने की तो मैं सुमित जी से ही बात कर लेता हूँ, वो कार का लोन चुका देंगे। अब की बार गगन जी ने सख्ती से कहा। वंशिका को कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो कहे तो कहे क्या। घर में कोई एक ही उसकी बात नहीं सुनने को तैयार नहीं था। आखिर खूब मुंह फुला लिया, खूब पैर पटक लिया, पर जब देखा कि अब कोई झुकने को तैयार नहीं तो चुपचाप ही हर बात के लिए राजी हो गई, क्योंकि अब तो पापा भी कह चुके थे कि वो सुमित से इस बारे में बात कर लेंगे। आखिर शुरुआत में ही ससुराल में इंप्रेशन खराब हो गया तो जिंदगी भर के ताने तैयार हो जाएंगे, और यहाँ मायके में तो कोई उसकी बात सुनने वाला ही नहीं है।